बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आज आपके लिए मैं 2022 में मतलब 2022 में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसके लिए स्पेशल और डेप्थली वीडियोस बनाए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों सपोर्ट नहीं मिल रहा यार। आप बोलेंगे सर कैसे? क्योंकि एक वीडियो 1000 में भी नहीं जाता। अरे क्या कर रहे हैं? आपका काम होगा शेयर करना सभी दोस्तों को जो न्यू पढ़ रहे हैं 2022 में। आपके कॉलेज मेट हो सकते हैं, स्कूल मेट हो सकते हैं, या जो भी आपके कोचिंग में हो सकते हैं, सभी दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करो। क्योंकि सीरीज को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी। जितना ज्यादा सपोर्ट उतना हम लोगों की एनर्जी ज्यादा, उतने बढ़िया कंटेंट लाने की हम कोशिश करते हैं। तो चलो आज के वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। आज रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर 7th है फॉर एचएससी बोर्ड एग्जाम और एमएसटी सीटी 2022 जिनका टारगेट है उनके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आज हम लोग आ रहे हैं 1.7 आपकी बुक्स में दिया है। थ्योरम है पैरेलल एक्सिस और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस। ऐसे दो थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में भी वीडियो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि दो ही हो गए क्या सर इसमें, नहीं। बाद में हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम, शायद टॉर्क भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले इक्वेशन लिख के दूंगा, बाद में इसका प्रूफ दूंगा। डायग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए बात करते हैं, और ये अप्लाई कहां कहां करना है उसके लिए भी डिस्कशन होगा। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले रिंग देखा था, डिस्क देखा था स्टूडेंट, याद होगा आपको। सेंटर से एक्सिस पास करने से रिंग से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² था। यहां पे अगर देखोगे ये तो ये था हमारे पास डिस्क के लिए m²/2 था, ठीक है। लेकिन अगर एक एक्सिस यहां से पास की तो क्या करोगे? तो ऐसे के लिए हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ना है। फिर वो डिस्क हो सकती है, रॉड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। आपके पास जितने भी डायग्राम्स है या आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके हर के लिए यहां पे ये दोनों थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज को प्रूव करना है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। यही है स्टूडेंट हमारा पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, ठीक है। सर क्या इसका मतलब क्या है समझा दो। समझा दूंगा। पहले याद रखना है IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। ये होगा आपका फार्मूला। और साथ में स्टूडेंट आपको इसी से इसका स्टेटमेंट मिलता है, जो कि एचएससी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आपके मार्क्स फिक्स होने के चांसेस है, ठीक है। स्टेटमेंट स्पेशल स्टेटमेंट होता है। और ये जो चीज जो लोग पढ़ सकते हैं, जो इसको जान सकते हैं, जो उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनको ये स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ऑफर है। कैसे ऑफर है? एंडिंग में ये इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग बात करने वाले। चलो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम निकालनी है। तो ये सबसे में तो ये तो 2D में आती है डायग्राम इसकी, ठीक है। मतलब कोई भी एक आड़ी टेढ़ी असिमेट्रिक ऐसे कोई भी बॉडी ले सकते हैं। नो रूल्स, कोई रूल्स इसके लिए नहीं बना है। गॉट इट? पहले सबसे पहले इनका कहना है कि जो आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके लिए 2 एक्सिस होना बहुत जरूरी है। कितने? 2 एक्सिस होना बहुत जरूरी है। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इसमें से पास होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? समझ में आ रही? और तीसरी चीज जो है, जो देखो आपके बुक्स में क्या लिखा है वही मैं लिख के दूंगा, ताकि यह चीज लिखा है, ये 2 एक्सिस का बीच में की जो दूरी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। आई विल रिपीट करूंगा, डायग्राम निकालने के बाद समझ में आने वाला है। तो चलो सबसे पहले मैंने एक एक्सिस पास की है कहीं यहां से एंड से, उसको नाम दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO, ठीक है। इसको जो भी आपके बुक्स में नाम दिया है वही नाम देते हैं, MOP। देखो इसका नाम दिया वाला M, यहां पे O पॉइंट लिया, यहां पे P, ठीक है। ये पॉइंट था यहां, ये सेंटर ऑफ पॉइंट से एक्सिस पास कर रहा हूं स्टूडेंट, सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हूं। ये एक्चुअली ये डैश मतलब क्या है, ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है। समझ पा रहे हो आप लोग? ये ओके। और एक कोई पॉइंट लिया, देखो इस बॉडी में तो बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल हो सकते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों। उसमें से हम लोगों को कभी भी पढ़ाई करनी है
तो एक पॉइंट को उठाना पड़ता है। और ये कौन सी बॉडी है, देखो सिंगल रहा तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कल के लेक्चर में बताया आपको। अगर कोई डिस्क्रेट बॉडी रही तो इसके लिए समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर लिखते हैं। अगर कंटिन्यूसली बॉडी रही तो हम लोगों ने इसके लिए इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम ये फार्मूले इस्तेमाल किए थे। गॉट इट। तो एक पार्टिकल को पहले पकड़ना पड़ेगा, कहीं पे भी मुझे ज्योमेट्री के लिए अच्छी डायग्राम निकालनी है, इसलिए मैं ये पॉइंट यहां मान के चल रहा हूं। ठीक है, इसको कनेक्ट कर रहा हूं, देखो इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, समझे। ये कनेक्ट किया मैंने, ऐसा क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। डायग्राम अच्छी आना चाहिए, सही है ना। ये जो आपकी डायग्राम है ये डायग्राम अच्छी आना चाहिए, इसका रीजन ये है। थोड़ी सी बड़ी निकालूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है यहां पे कि दिखाई ना दे। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट यहां मानते हैं ऐसे पी पॉइंट, जो कि उसका मास है छोटा। देखो टोटल बॉडी का मास कैपिटल एम है और छोटे का डी एम है। तो इसको कनेक्ट कर रहा हूं मैं अब भी, ठीक है। ये तो ये भी कनेक्ट कर रहा हूं यहां से, ओके, समझ में आ रहा है। तो आपके बुक्स में जो पॉइंट डी वाले वही लिखता हूं, ताकि देखो यहां पे डी एन, यहां पे एन लिखा है आई थिंक, यहां पे सी है और यहां पे ओ है, ओके। और ये जो एक्सिस है वो ए बी एक्सिस ली है। देखो यहां पे एम एन एम पी एक्सिस ली वाली, ए पी ए बी बी फॉर बॉल, ठीक है, ये एक्सिस है। और इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर से एक्सिस पास हुआ वाला वो आईसी है। इसके लिए क्या कंडीशन बताई जा रही है आप लोगों को, सबसे मेन दो एक्सिस मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए। दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल, मतलब देखो ये बॉडी है, समझो इस प्लेन में है, बोर्ड दिख रहा है, तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। देखो दिखाई दे रही आपको पैरेलल है, ये दिखाई दे रही पैरेलल है, ये दो हाथ देखो पैरेलल है मेरे, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। देखो सेंटर से नहीं, ये बॉडी का सेंटर से नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां सेंटर नहीं है, मैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पता है ना आपको, COM, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। हो गई सर एक एक्सिस पास। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर, ये दो एक्सिस का ये डिस्टेंस नहीं लेना है, या ये डिस्टेंस नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना है हम लोगों को। ये 3 कंडीशन है उसके लिए। कोई शक, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। नॉलेज इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, कब यूज कर सकते हैं और कब नहीं यूज कर सकते ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको बता दिया मैंने कि ये है हमारा थ्योरम है, उसके बाद में ये डायग्राम है, लास्ट में हम लोग क्या लिखने वाले इसका स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने वाले। मुझे बताओ यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये 90 का एंगल है, सही है, कोई टेंशन है। थोड़ा सा बुक से मैं शॉर्टकट ही इस्तेमाल किया है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैथमेटिकली प्रूव करके दे रहा हूं, तो समय लगेगा थोड़ा। चलो बात करते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ, लिख सकते हैं ऐसे, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ, दिख पा रहे होगे ओ एन डी, दिख रहा है आपको ओ एन डी, ये कौन है। अच्छा इसके पहले काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर के लिए या ओ के लिए IO इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं। आपके जैसे ही बुक्स में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही देने वाला है। देखो IO दिख रहा है यहां पे, यस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने क्या बोला था आपको, अगर कोई बॉडी कंटिन्यू है, कंटिन्यू है ना, ये बॉडी है पूरी, जैसे कि बोर्ड कंटिन्यूस बॉडी, मतलब चिपके वाले पार्टिकल एक दूसरे को ऐसे, सॉलिड बॉन्ड है इसका, ठीक है ना। तब हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं आर स्क्वायर इंटू डीएम, ठीक है ना। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे, कौन से, ये MOP। तो इसके लिए होगा मेरे पास आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डीएम, है ना, सही है। लेकिन आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, तो हमारे पास OD डिस्टेंस है यहां पे, तो इसलिए यहां पे हम लोगों को OD स्क्वायर इंटू डीएम डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। सेम अबाउट द एक्सिस IC के निकालने वाले इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट है बच्चों। तो वहां पे है CD स्क्वायर और मास है छोटा सा डीएम। ये समझ में आ रहा है कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ये एक्सिस और अबाउट द
ए बी एक्सिस के ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्टेंस मल्टीप्लाई मास, देखो डिस्टेंस है ओडी, मास है छोटा डीएम, डिस्टेंस है सीडी, मास है डीएम। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ना है स्टूडेंट। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ, आपको ट्राइंगल दिख रहा है ओ एन डी, दिख रहा है ओ एन डी, लगे तो हाथों हाथ यहां पे निकाल के रख रहा हूं, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए ओ एन डी, ठीक है। बीच में एक ऐसा पॉइंट है सी। चलो तो ये तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ओ डी स्क्वायर है ना, यहां पे देखेंगे हम लोग पाइथागोरस, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? चलो ओ डी स्क्वायर ऐसे ही सेम रखते हैं। ओ एन क्या है? ओ एन है ओ सी प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना ये? चलो इसको a प्लस बी के हिसाब से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, यहां पे टॉइस ओ सी मल्टीप्लाई सी एन, ये सी एन का स्क्वायर एन डी का स्क्वायर आता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि यहां पे ओ सी स्क्वायर टॉइस ओ सी मल्टीप्लाई सी एन, इनके बारे में सोचते हैं। ब्लू पेन जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, इनके बारे में सोचते हैं। देखो सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, दिस स्क्वायर होगा सी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, ऐसे लिख सकते हो, क्या है, ट्राइंगल है यहां पे सी एन डी, ठीक है ना। यहां पे सी डी स्क्वायर, देखो यहां पे सी डी स्क्वायर हो रहा है मेरे पास, सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, दिख रहा है आपको? मतलब इसके जगह पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं सी डी स्क्वायर। कोई शक है? समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? तो ओके चलो हम लोग अब काम करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करते हुए मल्टीप्लाई डीएम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ओ डी स्क्वायर इंटू डीएम इज इक्वल टू, सेपरेट इंटीग्रेशन करके कर रहा हूं, ठीक है, ओ सी स्क्वायर इंटू डीएम प्लस टॉइस को बाहर निकालता हूं, ठीक है। ओ सी भी हम लोगों को पता है, ओ सी यच है, देखो लिख सकते हैं हाथों हाथ, ओ सी इज इक्वल टू यच। तो यहां पे यच भी बाहर निकालता हूं, बचा है सी एन इंटू डी एम, गॉट इट, बढ़ना आगे, प्लस सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। समझे? सेपरेट इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं? प्लस या माइनस साइन आया तो, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट नहीं होता है। तो ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम, ओ सी स्क्वायर इंटू डी एम, टू यच कहां से आ गया? क्योंकि यहां पे ओ सी इज इक्वल टू यच, तो यच भी एक कांस्टेंट यहां पे, सी एन इंटू डी एम, और ये लिखा है मैंने। लेकिन इसके लिए ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम की वैल्यू आई ओ है, दिखाई दे रही है आपको? तो ये आई ओ डाल सकता हूं स्टूडेंट। ओ सी स्क्वायर, ओ सी मतलब यच है, तो यहां पे यच स्क्वायर को बाहर निकालता हूं, बचा है मेरे पास डी एम, टॉइस यच, इसको रहने दो, इसका रीजन है मेरे पास, और सी डी स्क्वायर इंटू डी एम ये होता है हमारे पास आई सी। ओके, आप लोगों को पता हो तो लिख दे रहा हूं यहां पे, बट नहीं तो यहीं पे लिखो, बट आपको पता है कि डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम होगा। क्यों? डीएम 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 छोटे 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 पार्टिकल को जोड़ो तो ये टोटल जो ऑब्जेक्ट है उसका मास मिलेगा आपको। ओके, इसीलिए लिखा है डीएम का इंटीग्रेशन एम, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सी एन इंटू डीएम ये जीरो होगा। सर क्यों? सी एन क्या? देखो सी एन जो है ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास ना पढ़ा हो तो 11th में मैंने बहुत डिस्कशन किया, सेंटर ऑफ मास वहां पे जीरो होगा क्योंकि यहां से डिस्टेंस ही, समझे ना? तो इसके लिए हम लोग ये सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जीरो रख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा इक्वेशन मिल रहा है अभी। आई ओ ये होगा यम एच स्क्वायर, ये है पूरा जीरो, और ये है आई सी। इसको रीअरेंज कर रहा हूं, देखो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, लेकिन परपेंडिकुलर। मैंने पहले ही आप लोगों को ये लिख के दिया था। क्या वही हमारा प्रूफ मिला है स्टूडेंट? गॉट इट? समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं और क्या नहीं यहां पे? तो इसका मतलब यह है
इसका जो देखो, पहले क्या लिखना है आपको, ये डायग्राम फेकोलॉजी फेंकना पड़ती है। कैसे फेंकना है तो बताना है आप लोगों को कि यहां पे ये 2D डायग्राम है, ठीक है। ये देखो एक x है, y है, x y, देखो एक x और y 2D में है। दूसरी बात, इसके लिए कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, 2 एक्सिस है ना, यहां पे पैरेलल होना चाहिए, 1 एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर से नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। नंबर तीसरी जो कंडीशन है, ये जो डिस्टेंस ले रहे h, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। लिखना है मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M, स्मॉल मास अपने माना है dm एट द डी पोजिशन, लिखना है आप लोगों को खाली। बाद में ये लिखना है MOP द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इज इक्वल टू, ये लिखना है ACB मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलाउंग ये होगा। बाद में ट्रायंगल है और ये लिखना है। अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा सर, आपने तो बोला है स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस है, तो बोल दो सर एक बार। आपके बुक्स में भी दिया, मैं भी बता रहा हूं। IO कौन है, IC कौन है, M कौन है और H कौन है, इनको पहले जानना पड़ेगा। कैसे जानोगे, तो सिंपल है। IO ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट है ना, अबाउट एनी एक्सिस, कोई एक एक्सिस है दिख रहा है। इक्वल टू को क्या बोलना है, इज डिफाइन एज बोलो। बीच में क्या है, सम है। सम किसकी है, IC की और MH स्क्वायर की है। तो सम है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ पैरेलल एक्सिस है ना, पैरेलल एक्सिस कौन से, गिवन एक्सिस को, मतलब ये जो एक्सिस पास कर रहे हैं ना, ये गिवन एक्सिस जो दी गई है उसके गिवन एक्सिस को पैरेलल है। और ये पासिंग कहां हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। एंड प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है किसका, मास ऑफ द बॉडी, एंड स्क्वायर है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस, या है ना, 2 पैरेलल एक्सिस का बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस हो गया। मतलब जो लोग जानते हैं आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ये नहीं ह्यूमन एक्सिस से दिया वाला है, इज इक्वल टू सम है। सम किसकी है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ पैरेलल एक्सिस है ना, पैरेलल एक्सिस, लेकिन किसको, गिवन एक्सिस को, जो गिवन एक्सिस IO दी गई है, इन गिवन एक्सिस के पैरेलल है ये कौन, IC। और ये IC कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बॉडी के सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मुझे लगता है कि इसमें से हर चीज, हर लाइन मैंने बुक्स की भी आपकी कवर की है। आप लोग अगर पढ़ोगे 1 बार 2 बार 3 बार तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपको समझ में आ रही। क्या आप लोगों को और एक चीज पता है, इसका जो मैंने क्वेश्चन दिया था, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या फार्मूला इसका, तो I इज इक्वल टू M के स्क्वायर। तो यहां पे O है तो ये लिखो, मास तो वही रहेगा, IC है तो M के C स्क्वायर रहेगा। चलो डालो बोला इसमें, तो M के O स्क्वायर है ना, चलो डालते इसके थ्रू निकालते, M के C स्क्वायर और M H स्क्वायर। मुझे लगता है कि M को कॉमन निकालते हुए हम लोग मार सकते हैं के C स्क्वायर H स्क्वायर। M मर गया तो KO ये गया तो अंडर रूट में आएगा के C स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन से मिले वाला, मतलब इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इससे अलावा कुछ बाकी रहा होगा। अब इसका यूज कहां है वो बाद में देखने वाले हम लोग, लेकिन फिलहाल में ये है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसका स्टेटमेंट इसी से बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो फटाक से नोट डाउन करना आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं अभी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल हो गया और अभी परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। सब मीनिंग समझ जाएगा, पहले समझ लो, ठीक है। IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। इसकी डायग्राम निकालते हैं अभी और बाद में हम लोग कैलकुलेशन करते हुए इसका स्टेटमेंट भी समझ लेंगे। डायग्राम के लिए आपका ऑब्जेक्ट कैसे भी हो सकता है, ठीक है। मुझे एक्सिस लेना है। पहले सबसे पहले ये जो 2 एक्सिस दिख रहे वो एक प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन मतलब बोर्ड ए प्लेन है, देखो एक प्लेन है, बोर्ड के प्लेन पे मैं 2 एक्सिस ले रहा हूं,
मेरे हाथ में 2 मार्कर है, देखो 1 हो गया, 2 हो गए, समझे? ओके, 2 एक्सिस जो दिख रहे इधर, ये दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा है जो दिख रहा है इक्वल टू IZ, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन को। ये प्लेन को, ये मेरा जो मार्कर दिख रहा है, ये हाथ परपेंडिकुलर है, समझे? तो यहां पे ये बात को समझो आप लोग, यहां पे x y एक ही प्लेन में है और ये z है, समझे? तो इस बातों को समझना है। सबसे पहले 2D डायग्राम है ये, ओके। यहां पे एक बात समझनी है हम लोगों को, एक प्लेन में यहां पे सबसे मेन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सबसे पहले आपके बुक्स में पहला पढ़ना है, उसमें तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो x, ये y और ये z परपेंडिकुलर, 90 90 90, इसके अंदर 90, मतलब कहीं पे भी गिनो आपको तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। कितने? 3 एक्सिस लिए मैंने, x y z, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके बाद में ये 2 एक्सिस एक प्लेन में होना चाहिए, बोर्ड एक प्लेन में है, एक x और ये y एक ही प्लेन में होना चाहिए। और थर्ड जो एक्सिस है ये शुड बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसको? इस प्लेन को। बात समझ में? ये जो प्लेन है इसको परपेंडिकुलर। तो निकाल रहा हूं स्टूडेंट, वैसे ही कुछ डायग्राम देखते हैं अभी। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस। अब मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं होती है सर, कितनी गंदी निकालते हो। हाँ ठीक है, ये है। तो ये हमारा z एक्सिस के अलावा ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं ये IY, समझ में आ रहा है? x और y कैसे है? एक ही प्लेन में है। कैसे प्लेन में? अब यहां पे 3D डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिख रहे आपको, नहीं तो बोलेंगे सर देखो इसका कब 90 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसको समझना है आपको, x y z ये है, एक्चुअल में ये ऐसे है, दिख रहे हैं ना आपको? ये दिख रहे, ओके, ये है। तो यहां पे सबसे पहले कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरी बॉडी को तो पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होगा, और इसका टोटल मास m है इस बॉडी का। और कहीं ना कहीं मैंने यहां पे ले लिया एक पॉइंट जो कि आपके मास है उसका dm। आपके बुक्स में जो नाम लिया है वही ले लो ताकि आपको दिक्कत ना जाए। P पॉइंट पे ले लिया, तो मैंने बोला ठीक है, तो इस एक्सिस से अगर कनेक्ट करोगे तो यह आएगा, ठीक है। अब ये एक्सिस को ये पैरेलल डिस्टेंस ले रहा हूं, ये अलोंग द y एक्सिस है इसलिए y, अरे ये y है तो ये पैरेलल है। ये ध्यान रखना है, यहां पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, ये भी जो डिस्टेंस है ये यहां पे लिखते m, यहां पे लिखते n, ये परपेंडिकुलर है, ओके। मुझे बताओ ये y तो ये y, तो ये x है, x के पैरेलल को x होगा, और ये z है तो ये z होगा, ठीक है। जो नाम देना दे सकते, कोई दिक्कत नहीं तो बोलेंगे सर यही नाम क्यों दिया। ओके, बात समझ में आ रही है? जैसे कि y एक्सिस को y पैरेलल है, ये x एक्सिस इसलिए x पैरेलल है, ये y है तो ये भी y है, ये x है, ये तो बात समझ में आती है। P पॉइंट यहां पे कोई एक छोटा सा पार्टिकल लिया है, ठीक है, और आपको पता है कंटिन्यूअस है, डिस्क्रेट है, ये समझ में आना चाहिए। कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, ये बॉडी तो कंटिन्यूअस है ना, ये बोर्ड भी कंटिन्यूअस है, पार्टिकल एक दूसरे को चिपके वाले, तब हम लोग इंटीग्रेशन r² इंटू dm मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कि डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है अभी, क्या क्या किया मैंने यहां पे। ओके, बढ़ते आगे। कंडीशन कितने हैं? 3। नंबर 1 कंडीशन क्या बोला कि x y एंड z कैसे है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नंबर 2 कंडीशन क्या बोली मैंने? x एंड y कैसे है? इन प्लेन है, एक ही प्लेन में, या ठीक है एक प्लेन में। थर्ड कंडीशन क्या है? z एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये तीनों कंडीशन होनी ही चाहिए, तब भी हम लोग ये परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते भैया, ये बात को समझो। गॉट इट? अब देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले
यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। गॉट इट। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंटीग्रेशन क्यों रखना है? कंटिन्यूसली बॉडी इसलिए, अगर डिस्क्रेट रहता तो हम लोग ये ऐसे डाल सकते हैं एम आई आर आई स्क्वायर, है ना, लेकिन ये जो है ये कंटिन्यूसली है, तो कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन। चलो कहां से? इस पॉइंट से लेना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, मैंने ये एक्स एक्सिस लिखना चाहिए था, है ना, एक्स एक्सिस। तो यहां पे यहां से यहां दूरी है y, डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई मास कितना है dm है। देखो डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई मास, डिस्टेंस कितना है y है इस पॉइंट से, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेकंड के लिए, यहां पे आई वाई अलोंग द y एक्सिस निकालते, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है तो आपके सामने है, पता है एक्स स्क्वायर, और मास कितना है उसका dm है, ठीक है। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है ये बात करते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस वैसे नहीं, ज्योमेट्री के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो यहां पे तो ट्राइंगल दिख रहा है, जैसे कि इसको नाम दे सकते हैं आप लोग ओ एन पी, दिख रहा है आपको, फ्रॉम द ट्राइंगल, देखो यहां फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ ओ एन, यहां पे पी है, तो ये जेड तो हाइपोटेनियस है, ये 90 के एंगल के सामने, तो निकाल सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ? ऑल इज वेल, समझे? चलो तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन में डालेंगे, जेड स्क्वायर इंटू डीएम करेंगे। देखो इंटीग्रेशन करके मल्टीप्लाई डीएम करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे वाई स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है स्टूडेंट? जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस है। देखो और यहां से डिस्टेंस भी जेड है, तो इसको लिख सकता हूं मैं आई जेड, इसको लिख सकता हूं आई वाई, और इसको आई एक्स। देखो है कि नहीं यहां पे, या इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, ये लिखा तो भी गलत नहीं है, ये मिलेगा। मतलब ये जो है सिंपल है, मतलब थोड़ा सा पैरेलल में हम लोगों को कैलकुलेशन बेसिस पे, यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इन बातों को समझे। यहां पे डायग्राम फेकोलॉजी कंडीशन लिखो पहले, बाद में डायग्राम लिखो, एक्सप्लेनेशन फेंको थोड़ा सा कि ये यम इज द मास ऑफ द बॉडी, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, कौन कौन से एक्सिस इन प्लेन है, परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है समझना है, ठीक है। आप थोड़ा सा यहां पे सोचते स्टूडेंट, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। यहां पे आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये जो आई जेड है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी है, एक्सिस पासिंग कहां से? परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक्सिस एक्चुअल में ऐसा है, इज इक्वल टू है, सम है, किसकी सम है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन। एक प्लेन में जो एक्सिस है स्टूडेंट, एक ही प्लेन में जो एक्सिस है उसकी सम है, और ये कौन सा है? परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, बस इसको पढ़ना, यही स्टेटमेंट है स्टूडेंट जो बता रहा हूं, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, है ना, कैसे? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इज इक्वल टू, या इज, है ना, इज डिफाइन एज द सम है, सम किसकी है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये कौन से? एक ही प्लेन में कॉन्ग्रेंट है, ये भी इंपॉर्टेंस, एक्स वाई जेड एक्सिस कॉन्ग्रेंट है, ये है आपका यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम। शायद आप लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से लिखना है तो लिख सकते हो, यहां पे देखो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स लिखो, वाई रहा तो एम के वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम के, है ना, ये जेड है तो जेड लिखेंगे, ठीक है, एम के एक्स स्क्वायर एम के वाई स्क्वायर। मुझे लगता है एम को मार दिया जाए तो के जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों थ्योरम मैंने अभी किए खत्म, इसका यूज हम लोग अभी आपके सामने एक सवाल रखेंगे, इसमें समझ में आएगा कि सही में इसका यूज क्या है और क्या नहीं है। तो एक न्यूमेरिकल आपके इसमें सॉल्व करके दिया है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है। तो चलो इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल है, आपके बुक्स में है, थोड़ा सा यहां पे बुक्स में प्रिंट मिस्टेक है, सर गलती है बोलो, नहीं, इतने बड़े आदमी अपन नहीं होते, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, प्रिंट मिस्टेक, हाँ अच्छा बी पॉजिटिव। ओके सर, चलो आगे बढ़ते। एक फ्लाईव्हील है ना, इसका मैकेनिज्म एंड डिवाइस द स्पेसिफिकली डिजाइन
टू, है ना, इफिशियंटली स्टोर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की है फॉर द पर्टिकुलर मशीन, इट इज इन द फॉर्म। आपको ये थोड़ा सा मैंने जानबूझकर मतलब कंजेक्टेड लिखा है आपके बुक्स में, पेज नंबर 16 पेज नंबर पे क्वेश्चन है 1.7, ठीक है, वो देखना है आपको, क्योंकि मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूं, उसमें गलतियां है, नहीं सॉरी, प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मास दिया, देखो आंसर में पहले सबसे पहले मास दिया है 20 kg, लिख दो। डिस्क ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिए वाला है 50 सेंटीमीटर, मुझे लगता है रेडियस उसके आधा होगा 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर टू मीटर नहीं किया है, ये इसमें बुक्स में प्रिंट मिस्टेक है, हम बताऊंगा, मैं आपको प्रूव करके देने वाला हूं। एबल टू रोटेट अबाउट, या उनको मीटर देना होगा, बुक्स में सेंटीमीटर है लेकिन उन्होंने मीटर बोल के लिया है, देख लेना, शायद मुझे लगता है कि वहां पे नहीं है सॉरी, नहीं प्रिंट मिस्टेक नहीं है भैया, सेंटीमीटर टू मीटर, अच्छा ये है, मतलब ये किया है 2 पॉइंट से शिफ्ट, सॉरी शक्तिमान, सॉरी, हो गया। इसी को मैं 1/4 लिख सकता हूं स्टूडेंट, अरे 0.25 मतलब 1/4, अरे 1 रुपए का 25 पैसा मतलब 4 टुकड़े, सॉरी प्रिंट मिस्टेक नहीं है, ठीक है, नहीं है। चलो इसके बाद में कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कौन से, लेकिन व्हेन रोटेटिंग एट 1200, मतलब फ्रीक्वेंसी है 1200 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मुझे ये 7 मिनट सेकंड में करना है, तो स्टूडेंट आपको डिवाइड बाय 16 से करो, उसको कहते हैं आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 0 से 0 मर गए, ये हो गया 2 × 20 मतलब 20, इसी को आरपीएस को ही हर्ट्ज कहते हैं, ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। पाई की वैल्यू दी वाली मैं नहीं लिखूंगा, मूवमेंट ऑफ, अच्छा पहले सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालने के लिए सबसे पहले इसमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा, मतलब न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व तो करना ही है, साथ में इसमें नॉलेज दिया। सर क्या नॉलेज है बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को कहा है यहाँ पे फ्लाईव्हील मतलब डिस्क, कल मैंने आपको प्लेट दिखाई थी, याद है आपको, और यहां पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस, यहां पे हमारे पास ये जो फ्लाईव्हील है, इस फ्लाईव्हील में से अगर ऐसे एक्सिस पास कर दो, ऐसे समझते ना ये, ठीक है, तो इसका जो आपके पास IC होता है वो होता है mr²/2, याद रखना नंबर 1, ठीक है। और ये रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ है टॉइस पाई, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी I⍵², फार्मूला है, बच्चे कंफ्यूज होते, ना तो इसमें I दिया है ना ओमेगा दिया है, करे क्या बच्चे, यही तो कंफ्यूजन होते हैं, इसी के कारण बच्चे को लगता है मुझे न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। इसका रीजन है कि आपको पहले क्वेश्चन को समझो, मुझे क्या दिया वाला है, डिस्क है, रिंग है, रॉड है, स्पीयर है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसको समझना जरूरी है। तो इसका जो I की वैल्यू है वो mr²/2 है और ओमेगा की ये वैल्यू है, मतलब स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे पास I, इसको लिख सकता हूं mr²/2, कहां से, ये सेंटर से। देखो ये भी I कौन सा है वो भी इंपॉर्टेंस है, मैं बताऊंगा, इसके बाद बताने वाला हूं। बाद में ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास यहां पे 4π²n², समझे, इसका ओमेगा का स्क्वायर करना है। चलो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना है 2 × 4, ये मर गए, तो बचा है मेरे पास m π² r²n²। कोई शक है? चलो अब मुझे वैल्यू पता है, m की वैल्यू क्या है, मास 20 दे वाला है, π² की वैल्यू मैंने बता रहा हूं, क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन चिल्ला के कर रहा है, पाई की वैल्यू इतनी ले लो, देखो ये, ठीक है। तो यहां पे बढ़ते आगे, r की वैल्यू है स्टूडेंट यहां पे 1/4, ऐसे इसको ने क्या कॉमन ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। n का स्क्वायर, n कहां गया, ये 20, मतलब 20 का इन दोनों का स्क्वायर, क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा। देखो 4 5 20, तो अब इजी हो गया, बाकी कुछ नहीं, ये हो गए 200
5 का स्क्वायर 25 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी जो हो रही है ये हो गए है 50, ये 2 जीरो जूल हो गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिल गई मुझे। मतलब ये जब रोटेट होगा कौन, ये फ्लाई व्हील या डिस्क बोलूं, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर होगी वो होगी 5000 जूल। हाँ, अब हो गया सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। थोड़ा सा यहां पे आप नॉलेज लेने की बहुत जरूरत है। क्या नॉलेज है सर? नॉलेज अब ये है कि अगला जो क्वेश्चन है ये लगेगा आपको इजी नहीं है, दिमाग लगाना है। कैसे सर? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे करेंगे एमआर स्क्वायर नहीं, आगे पढ़ो। रोटेटिंग अबाउट द टेंजेंट टू इट्स प्लेन। हम लोगों को टेंजेंट टू इट्स प्लेन निकालना है, बातों को समझना है। टेंजेंट टू इट्स प्लेन, अच्छी बात है सर। मतलब हम लोगों को यहां पे पहले सबसे पहले क्या निकालना है, तो यहां पे दिया वाला है मुझे ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन के लिए क्या लगता है मैं बताऊंगा आपको। डायमीटर देखो, एक्सिस ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। आपकी बुक्स में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत दी है, मुझे पता नहीं क्यों है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इसको कहते हैं IO, और सॉरी ये सेंटर से पास IC, ये होगा IO एंड से, ठीक है ना। यहां पे सिंपल बात लग रही थी होगी ये सर IC प्लस MS स्क्वायर, नहीं, अब इसके प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए फिजिक्स बच्चों को टप जाता है। लेकिन सोचा गया तो इजी भी बहुत है। कैसे सर? देखो बच्चों को लगेगा लेकिन ये IC अब IC नहीं, ID बन गया, ID डायमीटर बन गया। सेंटर से एक्सिस पास परपेंडिकुलर नहीं है, ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन है। देखो ये ऐसा है, अगर ऐसा रहे तो IC सही है, लेकिन ये IC आप ID बन गया। तो ये ID कैसे निकालते सर? तो उसके लिए चलो मैं यहां पे आपको रफ करने जा रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ये गिवन डेटा काम में आने वाला है। चलो, इसका मतलब ये कहता है कि डायमीटर निकालना है, तो ये आपके पास डिस्क है। डिस्क के लिए देखो हम लोग ये और ये समझे, ये x है, ये y है और ये z है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो डायमीटर निकालने के लिए ये हम लोगों ने कौन सा थ्योरम पकड़ा है? परपेंडिकुलर एक्सिस का। तो यहां पे देखो IZ, ये IZ है ना, ये IC जैसे देखो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये IC इज इक्वल टू ये हो रहा है IX, लेकिन ये डायमीटर देखो, ये डायमीटर है, ID ये ID। हमारे पास एक्चुअल में IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये हमारे पास थ्योरम पड़ा है एक्सिस का। लेकिन IZ कौन है? सेंटर से एक्सिस पास होना, देखो डायमीटर नहीं है। और IX IZ ये भी डायमीटर। तो आपको समझ में आता होगा IC इज इक्वल टू ट्वाइस ID बन रहा है, और IC बाई 2 इज इक्वल टू ID बन रहा है, अरे डिवाइड बाई 2। लेकिन सेंटर से एक्सिस पास होना फ्लाई व्हील या डिस्क में, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिख के दिया है mr स्क्वायर बाई 2। तो अगर यहां पे डाला जाए तो ID इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई ये 2 मल्टीप्लाई 2। देखो mr स्क्वायर बाई 2, ये 2 2 जा 4, मतलब यहां पे ID mr स्क्वायर बाई 4 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ये हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ये समझ में आ रहा है? ये आपको इसीलिए थ्योरम को पढ़ाया जा रहा है, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। मैंने बोला था आपको इसको क्यों पढ़ना है, क्या रीजन है। अगर हमारे एक्सिस कहां से पास होते, देखो यहां पे पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज किया है और यहां पे परपेंडिकुलर। अब हम लोग यहां पे इलिजिबल हो गए कि ये इसके अंदर फार्मूला डाले। चलो IO मुझे लगता है IC है mr स्क्वायर बाई 2 4, सॉरी IC ID बनना गया ना, ये IC ID बन गया स्टूडेंट, ध्यान देना है, ID बन गया है। और यहां पे H इज इक्वल टू R, दोनों के बीच में की दूरी R है, देखो ये ICR है, तो mr स्क्वायर, मुझे लगता है यहां पे mr स्क्वायर है ना, यहां पे 4, यहां पे 4 से करें मल्टीप्लाई और डिवाइड, या डायरेक्ट भी किया तो चलेगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे 4 1 1 4 प्लस 1 5 बाई 4 कर सकते हैं, मतलब इसको 4 प्लस 1 5, जिनकी मैथ अच्छी है डायरेक्टली करें। चलो तो यहां पे 5 m है मेरे पास 20, R कितना है? R है 1/4, मतलब 1/16 का स्क्वायर होगा, 1/16, और ये 4 एज इट इज। सही है स्टूडेंट? मुझे लगता है कि यहां पे इसके लिए 5 ये हो गए 25/16,
आपके बुक्स में जो आंसर दिया हो वो लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जैसे लगता है वैसे यहां पे लिख सकते, नहीं तो 16 1 जा 1, कितने बचे भैया यहां पे 4 ये 9 है ना, हो गए 90। यहां पे 5 जा ऐसे कुछ आंसर मिलेगा है ना, 80, 10 बच गए हैं, हो गए 16, तो मुझे लगता है 6 ऐसे केजी मीटर स्क्वायर, ये आंसर कुछ करीब करीब मिलना चाहिए। 1.56 आपके बुक्स में भी दिया है, 1.5625 करेक्ट आंसर होगा हमारा ये, समझे। मतलब मुझे ये बताना है स्टूडेंट, आपको सही में ये क्वेश्चन पूछा है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, प्लेन को देखो प्लेन को टेंजेंट दिया है, टेंजेंट दिया था, समझे ना। लेकिन क्या हुआ, इसके लिए डायमीटर पता होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये प्रिंसिपल, ये पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम जो पढ़ा है आपने, ये पता हो तो ये इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये करेंगे तो वाट लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर तो फोकस किया जाता है फिजिक्स में, यही नीट जेईई सीईटी है स्टूडेंट, इसी का नाम रखा है। 2.8 आपके बुक्स में दिया है एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, मतलब ये एनालॉग क्वांटिटी एक्चुअल में। इसके पहले आप लोगों को मैंने कुछ एनालॉग क्वांटिटी दी थी, याद होगी, जैसे कि यहां पे लीनियर के लिए, ठीक है, लीनियर, और ये रोटेशनल डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन के लिए बोलो, या एंगुलर के लिए बोलो, जो यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया था। एक्सेलरेशन फोर्स के कारण होता है, तो टॉर्क के कारण अल्फा होता है। मास, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम, यही चीज हम लोगों को पढ़नी है स्टूडेंट आज की इसमें। चलो, तो यहां पे अगर हमको पता हो तो m इंटू वी लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला सिमिलर रोटेशन मोशन में कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, m के जगह पे जो लिखा है वो लिखना है I, v के जगह पे रोटेशनल में ओमेगा लिखा, यही फार्मूला इसमें हम लोगों को आज एंगुलर मोमेंटम में मिलने वाला है। तो चलो हम लोग एनालॉग क्वांटिटी के हिसाब से पढ़ेंगे और धीमे धीमे हर चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले या बाद में भी पढ़ने वाले हैं कि टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। क्या 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 सर बता दो, टॉर्क क्या होता है ना, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट मतलब आर, और लीनियर मोमेंटम ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते थे, टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पे मोमेंट मतलब आर और फोर्स ये ऐसे लिखते हैं। क्या स्टूडेंट हम लोग यल इज इक्वल टू पी आर ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है नो, ये करेक्ट है। क्यों सर, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में, कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर हमारे पास ये है, एक ए है वेक्टर, एक बी है समझो, इसके बीच में ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों को सी परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन में, ए एंड बी एक प्लेन में स्टूडेंट, ए वेक्टर बी वेक्टर एक प्लेन में, एक ये प्लेन में, तो सी हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर, ये देखो जुप। तो अगर हम लोगों को सी चाहिए तो आप लोगों को ये जाना पड़ेगा, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। क्या हम लोगों ने बी क्रॉस ए लिखा तो क्या सी लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है नो, ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन बी से, देखो ये प्लेन में, ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन से देखो बी क्रॉस ए आएगा तो मेरा डायरेक्शन नीचे जा रहा है, और ए से बी देखो, ये ए है आपके तरफ, ये बी है, ए से बी जा रहा तो ऊपर सी, परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन में, देखो एक ही प्लेन में ही, देखो ये प्लेन है आपका, ये ऐसा, इस प्लेन में ए है, ये उंगलियां, ये एक ही, और ये जो सी है ना, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं देख लेना। तो इसीलिए बच्चों इस पे ध्यान रखना है कि हम लोगों को कैसे कब इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में, यही चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो चलो आर क्रॉस पी मुझे ये प्रूफ करके देना है,
तो थोड़ा सा यहाँ पे एनालॉग क्वांटिटी आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको तो प्रूफ तो देने वाला हूं, लेकिन फिलहाल में यल इज इक्वल टू यल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ही लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी रहा तो क्या लिखते हैं बच्चा, हम लोग ए बी साइन थीटा, ये स्केलर फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं ऐसे यल क्रॉस, है ना, आर पी साइन थीटा, या P इज इक्वल टू एम पता है सबको, तो ये L इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। एक दूसरा है R, है ना, V को इधर लिखते हुए R साइन थीटा, ये भी लिखते, दोनों भी सही है। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करवा के, तो जो अपने बुक्स में दिया है बहुत ही डिटेल, देखो है 2 ही पैराग्राफ है, छोटे छोटे वो भी, लेकिन मीनिंग बहुत है। उन्होंने कहा कि इसका फार्मूला ऐसा क्यों बना है, जैसे कि कोई एक पार्टिकल्स हो और वो मोमेंटम कर रहा हो इस तरह से, तो ये कोई पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा, इसका जो मोमेंटम है कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, इस पॉइंट से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसका होगा भैया आर, सही है। अब हम लोगों को यहां पे पैरेलल एक्सिस शिफ्ट होती, पता है ना आपको, पैरेलल एक्सिस शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा होगा आप लोगों ने स्केलर, तो इसको शिफ्ट कर रहा हूं आगे, तो ये एंगल बन रहा है थीटा, सही है। ये कौन है, मोमेंटम है, ये कौन है, हमारा आर वेक्टर है बच्चों। हम लोगों को कैसे जाना है, हमको इसका डायरेक्शन निकालना यल का। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं, ऐसा बुक्स में दिया है, मैं खुद नहीं बन रहा हूं, आप लोग बुक्स में देख लीजिए, इसका जो आप लोगों को अगर यल, ये एक्सियल वेक्टर से कौन कौन, जितने थीटा, ओमेगा, अल्फा, यल, टॉर्क, ये सभी टर्म्स जितने भी दिख रहे वो होते एक्सियल वेक्टर होते जो एंगुलर फॉर्म में। तो इसके एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, तो इसमें क्या करना है, कभी भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ये मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, तो आपको छोटा एंगल लेना पड़ता है, मतलब इसके 2 एंगल है, अगर इसको अगर हटा दिया जाए तो एक एंगल है ये थीटा, और एक बड़ा एंगल दिख रहा है आपको ये, तो आपको कभी भी ध्यान रखना है, आपको छोटे एंगल से ही लेना है। छोटा एंगल कौन सा है फिर, ये जो दिख रहा है। तो आपको आर से, देखो आर से पी की तरफ, मेरी उंगली अंदर जा रही है, देखो थंब, क्योंकि ये एक प्लेन में, आर पी एक प्लेन में है, इसको परपेंडिकुलर लेना है, तो ये अंदर उंगली जा रही है, मतलब ये यल का वेक्टर का डायरेक्शन अंदर है, और अंदर के लिए ऐसे देते, इसको कहते हैं इनवर्ड, ठीक है, समझे। अगर ये आउटवर्ड रहता तो डॉट लिखते, डॉट, ये आउटवर्ड के लिए डायरेक्शन, यहां पे इनवर्ड है, लेकिन हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा है, इनवर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। यार लाइन चली गई इसलिए पसीना बहुत आ रहा है, सर कितने परेशान हो रहे हैं आज। हाँ क्या करें बच्चों, होता है कभी कभी। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ओके सर। तो ये फार्मूला हो गया, इससे हमने ये फार्मूला बनाया, ठीक है, इससे ये फार्मूला बनाया सर। क्या हम लोग इस फार्मूले को, नहीं मैंने कुछ गलत किया है क्या, ये यम है ना यहाँ पे, यम वी, हाँ। तो इस फार्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो यम वी आर परपेंडिकुलर, पता है ना आपको क्यों लिख रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर का माहौल पता होना चाहिए। कैसे दिखाता हूं आप लोगों को, मैं दिखाने के लिए तैयार हुआ। अभी फिलहाल में हम लोगों को यहां पे जो भी लिखना है, थोड़ा सा यहां पे सोचना है मुझे। ये जो है ये कौन सा है, परपेंडिकुलर क्यों लिखा, क्या रीजन है मुझे बताओ स्टूडेंट। अगर आप लोगों को इसको एक्सटेंड करो अच्छी तरह से, ये इसको यहां पे थीटा तैयार हो रहा है, ये थीटा सेम होगा नहीं, ये तो मैं बता सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। एक्सप्लेन आपको मैंने बताया कि थीटा कैसे निकालते, कहां, बैंक रोड पे सिखाया है मैंने। चलो, तो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा होगा, लेकिन ये कौन है, आर के कंपोनेंट है, देखो ये आर है ना, तो ये आर साइन थीटा होगा। मतलब आर साइन थीटा कौन है, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ना 90 का, अरे परपेंडिकुलर है ना, मतलब आर साइन थीटा की जगह पे आर परपेंडिकुलर, ये फार्मूला लगा सकते हैं। मतलब एक तो इसको ये लिख सकते हो, या यम वी, इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हो। देखो ये v को आर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको,
आप बोलेंगे ना सर इसमें P तो नहीं है, आप P गायब हो गया, तो आप लोग बोल सकते हैं V को परपेंडिकुलर R है। देखो V को परपेंडिकुलर R है, ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, और एक बात है कि क्या सर इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, L इज इक्वल टू R M R और V परपेंडिकुलर, मतलब R का V परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने बोला कर सकते हैं, क्यों नहीं। देखो ये V का कंपोनेंट है सीधा, अब इसको हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं, ये पूरी चीज सही में हमारी डायग्राम ये है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ इस V के कंपोनेंट दो होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा, ठीक है ना। V का कंपोनेंट, ये V का कंपोनेंट होगा, ये तो R तो है लेकिन V का कंपोनेंट भी है, और ये है कौन सा, V sin थीटा। मुझे बताओ इसके और इसके बीच में 90 एंगल होगा, अरे होगा कि नहीं। इसलिए R का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का ले सकते हो, ये आपके बुक्स में दिया है। इन बातों को समझो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है दोबारा एक बार रिटर्न कर रहा हूं, ज्यादा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। सिंपल एक पॉइंट था, कोई पार्टिकल है, ये P मोमेंटम से जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी V होगी, मतलब इसकी V वेलोसिटी V होगी, मोमेंटम ये की बात है। चलो मुझे किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये पॉइंट पकड़ा है मैंने, यहां से ये जो दूरी है वो R दूरी है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ सर ये पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं मैं यहां पे, ये R को, इसके बीच में एंगल होगा। आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल। कौन सा, राइट। कैसे जाना है, R से P के तरफ, R से P के, और कौन सा एंगल, छोटा। बड़ा एंगल लेना है क्या, नो, तो जुप अंदर, जुप अंदर, समझे। तो इसलिए इनवर्ड है नंबर एक। दूसरी बात, तो इसको R क्रॉस होता है तो साइन थीटा लिख सकते हैं। P का फार्मूला mv रखा है मैंने, है ना, mv साइन थीटा या mv r साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, मैंने बोला हाँ। कैसे, R के दो कंपोनेंट यहां पे, सॉरी यहां पे हम लोग काम करने वाले हैं, ये सीधी लाइन खींचेंगे, यहां पे एंगल तैयार हो रहा है, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा होगा। एक लाइन यहां से खींचेंगे, ये कंपोनेंट जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, लेकिन किसके कंपोनेंट है, R के, इसलिए R cos थीटा। ये अपोजिट है इसलिए R sin थीटा। मुझे बताओ यहां पे जो फार्मूला था L इज इक्वल टू एम वी R sin थीटा, इस R sin थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये R का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। देखो 90 परपेंडिकुलर, इसलिए एम वी R परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। ये कुछ बच्चे लिखते हैं एम वी आर, लेकिन ये आर कौन सा है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये परपेंडिकुलर आर होता है। बुक्स में अगर लिखा होगा एम वी आर तो पूछ लो इस बुक्स के क्वेश्चंस को, ये आर कौन सा है। बात समझे। अगर वी के भी कंपोनेंट करना, ये हो गया इसका प्रूफ। अब दूसरा एक है हमारे पास, दिख पा रहे हो गए आप लोग कि यहां पे L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। अब V साइन परपेंडिकुलर है क्या नहीं है देखते हैं। चलो इसको कट करना पड़ेगा, ये था R के लिए कहानी। अब V के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। V का कंपोनेंट एक ये होगा जो कि आप लोग V cos थीटा, क्योंकि है ना एंगल के साथ है, और ये एंगल के साथ नहीं है इसलिए V साइन थीटा। तो यहां और यहां परपेंडिकुलर है, तो ये R को कौन है, कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे एम आर वी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। इसका SI यूनिट क्या है क्या नहीं बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, आपकी बुक्स में नहीं दिया तो भी थोड़ा सा डिटेल नॉलेज देना ये मेरा काम होता है। तो चलो सबसे पहले SI यूनिट देखते हैं स्टूडेंट इसके। L R डिस्टेंस मीटर में, P तो आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी, मास गिनते हैं केजी में, और वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे केजी, ये P के लिख रहा हूं, केजी मीटर पर सेकंड। देखो ना मास का केजी है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो मुझे लगता है यहाँ पे केजी मीटर मल्टीप्लाई मीटर, ये दोनों मीटर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसके जो डायमेंशन है एम एल डी, मास कितना है स्टूडेंट, एक है, ये मीटर है और टाइम -1। समझे, कोई टेंशन है। चलो अब हम लोग इसके जो भी एक्सप्रेशन दी वाला एंगुलर मोमेंटम का उसके तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये होगा इसका नॉलेज, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, R क्रॉस P।
आर क्रॉस पी। कैसे? अब इसका एक्सप्रेशन देखना है स्टूडेंट हम लोगों को, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, थोड़ी सी आज लाइट नहीं इसलिए तकलीफ हो रही मुझे पता है आप लोगों को, लेकिन करे क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो एक्सप्रेशन देखने वाले हम लोग अभी, एक्सप्रेशन ऑफ यल। हमारे पास एक बॉडी है, बुक्स में नहीं दिया है लेकिन लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहां पे इसको हमने पॉइंटेड किया, पॉइंटेड समझते हो, मतलब एक खिला रख दिया और उसको रोटेट करे, जुम 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 जुम, समझे। एक मास ऑफ पार्टिकल यहां लिखा है, यहां से ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इस एक्सिस के और पॉइंट ऑफ मास से, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने वाले, हम लोगों को टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो लाखों करोड़ों पार्टिकल से, तो एक एक पार्टिकल को हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, बाद में सबको जोड़ देंगे, काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मास ऑफ द पार्टिकल m1 है, इसकी लीनियर वेलोसिटी स्टूडेंट आपके पास v1 होगी, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है पता आपको, ठीक है ना, और sin 90 1 होता है, क्यों सर बताऊंगा। चलो नेक्स्ट पार्टिकल यहां कहीं है, m2 डिस्टेंस r2 है, लीनियर वेलोसिटी v2 है। ऐसे करते करते यहां पे m3 v3 r3 डैश डैश करते 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 यहां पे mn vn वेलोसिटी होगी rn, और इसको जो एंगुलर वेलोसिटी, देखो ये पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, ये प्लेन सरफेस पे डायग्राम है, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी देखो, जुप थंब किसके तरफ है, आपके तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये, यहां पे जो दिख रहा है ये बोलेंगे, इसको डॉट करो ताकि पता लगेगा, डॉट है, डॉट मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है, वो आपके तरफ है। चलो सर बढ़ो आगे, बस हो गया अभी, है ना। एक बात बताऊं, एंगुलर मोमेंटम का लीनियर फॉर्म में P इंटू आर फार्मूला होगा, अभी देखा ना, मोमेंट ऑफ, है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्चुअली ऐसा फार्मूला देखा हमने अभी, ये वेक्टर फॉर्म में है, लीनियर में लिख सकता हूं। P मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, R इंटू ओमेगा, बस इसके अलावा फार्मूले नहीं है। इसी फार्मूले को मुझे यहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, क्या लिखोगे, देखो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको इस रॉड से बताया था। ये रॉड है स्टूडेंट, इसको पॉइंटेड किया और घुमा रहा हूं ऐसे, ये पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी लीनियर v1 होगी, इसकी होगी v2 और इसकी लास्ट वाली की v3। देखो एक सेकंड में ये पार्टिकल यहां से यहां कम अंतर जा रहा है, ये ज्यादा अंतर जा रहा है, ये इससे भी ज्यादा, सबसे लीनियर वेलोसिटी v3 की होगी, बाद में v2 और सबसे छोटी v1 की होगी। लेकिन 30 एंगल ये भी चल रहा है, ये भी 30, ये भी 30, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होती है, इसलिए ओमेगा कांस्टेंट लिखा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिख रहा हूं। लेकिन v1 v2 v3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हर पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हमारा पार्टिकल कितना दूर है उसके ऊपर इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है स्टूडेंट। तो मुझे लगता है आपको लिखना है, फेकोलॉजी बोलता मैं, कैसे, नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ डिस्टेंस, नहीं तो आप लोग लिख सकते द लीनियर वेलोसिटी ईच पार्टिकल इज डिफरेंट v1 v2 v3 dash dash v1 and perpendicular distance of the mass of the particle and axis of rotation r1 r2 r3 dash dash rn and linear velocity या mass of the particle each particle m1 m2 लिख सकते हैं and constant angular velocity is ओमेगा। बढ़ते आगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पे रिलेशन बिटवीन लिखना है आपको, रिलेशन बिटवीन यहां पे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बात समझ में आ रही है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यह हमारे पास रिलेशन है। चलो कोई टेंशन नहीं, बाद में लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल लिख सकते हैं mv, तो p m v की वैल्यू है r इंटू ओमेगा। देन एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे लिख सकते हैं p इंटू आर, तो p की वैल्यू तो पता है क्या है, m r ओमेगा, और ये ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं आर ही है ओनली, तो यहां पे m r स्क्वायर ओमेगा। तो यहां पे लिखना है फर्स्ट पार्टिकल ऑफ
एंगुलर मोमेंट, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? तो ये 1 बोलेंगे इसको, m1r² ओमेगा। क्या मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख सकता हूं? आंसर इज नो। व्हाई? एंगुलर मोमेंटम ईच पार्टिकल का कांस्टेंट है। चलो सेकंड पार्टिकल है ना ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो L2 इज इक्वल टू m2r2² ओमेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहां पे बात करते हैं, इसको मिटाने जा रहा हूं मैं अभी, ये नॉलेज होना चाहिए, बस मुझे यही करना। ये डैश nth पार्टिकल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो तो क्या है? Ln इज इक्वल टू mn rn² ओमेगा। सही है? चलो टोटल पार्टिकल देखो, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, मतलब L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डैश Ln। L क्या है स्टूडेंट हमारे पास? तो m1 r1² ओमेगा, m2 r2² ओमेगा। मैं इस चीजों को मिटा रहा हूं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। कैसे जाना है? उल्टा भी जा सकते, थोड़े फार्मूले पता होना चाहिए। डैश mn rn² ओमेगा। क्या कॉमन निकाल सकता हूं आपको पता है? m1 r1² ओमेगा को कांस्टेंट निकालते हैं, डैश mn rn² ओमेगा। ये जो है इसको समेशन में लिखा जा सकता है। क्या है? समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri² ओमेगा। ये कौन है स्टूडेंट? आपको पता है, इसको ही कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब समेशन ऑफ mi/ri², i इज इक्वल टू 1 to n, इसको I कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो गया आपका फार्मूला तैयार। यहां पे L इज इक्वल टू I ओमेगा। इसका भी बच्चों यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ही है, वही डायमेंशन भी है इसके भी। इसके अलावा हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके हम लोगों को इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ता है। मतलब मैं इस चीजों को मिटा रहा हूं, अभी स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं। चलो मैं इस चीजों को मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? बताने वाला थोड़ा सा यहां पे हमारे पास जो फार्मूला है L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को टॉइस पाई टी या टॉइस पाई n रख सकते हो न्यूमेरिकल में, यही तो प्रॉब्लम होता है। I किसका है? अगर रिंग का हो तो mr² होता है, सेंटर से एक्सिस पास किए ही हो तो। अगर वही डिस्क हो हमारे पास तो mr²/2 होता है। इसका जो डायमीटर होता है रिंग का तो mr²/2 होता है, और इसका अगर डायमीटर हो डिस्क का तो mr²/4 होता है। मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से फार्मूले यूज करके शायद आपकी वाट लगा सकते वाट क्योंकि इसके लिए लॉजिक तगड़ा बनाना चाहिए। तो आप लोगों को आपको ये फार्मूला पता होने से फायदा तो है, साथ में ये भी पता होना चाहिए हाउ टू यूज प्रॉपर फार्मूलाज। ये जो बच्चे सीईटी करते हैं, नीट करते बच्चों, या जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम करते हैं, सभी एग्जाम में इसका यूज किया जाता है। मुझे लगता है कि एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को समझा होगा। मुझे यहां पे एंगुलर मोमेंटम लीनियर फॉर्म में लिखा था मैंने, लीनियर फॉर्म में mv लीनियर, और एंगुलर में आप लोगों को L इज इक्वल टू I ओमेगा। देखो m के जगह पे I, v के जगह पे ओमेगा, p के जगह पे L, ये इसके लीनियर फॉर्म है और ये एंगुलर फॉर्म है। बस इतना ही फर्क है। मुझे लगता है ये चैप्टर आपको लास्ट एक वीडियोस मिलेगा, बाद में आपकी एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो कि हाँ सर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो चलो बच्चों, शेयर करना वीडियो को, ज्यादा ज्यादा लाइक करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।